everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं D and F ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट। तो हर एक टॉपिक डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, D ब्लॉक एलिमेंट्स और F ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला D ब्लॉक एलिमेंट है और ये काफी लंबा खिंचेगा, और बाकी जो पोर्शन है वो तो जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स वाला। ठीक है, सबसे पहली बात, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सो ns2n-1 to 10। यानी कि देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पीरियोडिक टेबल को खोल देती हूँ। आप लोगों को पता है ये हमारे ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल वाले। ठीक है, ये सारे हमारे ग्रुप्स हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारे पीरियड्स होते हैं। ठीक है, 18 हमारे पास ग्रुप हैं और ये 7 हमारे पास पीरियड्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों। ठीक है, यानी कि 2 ग्रुप वाले। ये होते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब एस और पी ब्लॉक तो हमको पढ़ना नहीं है, ये जो बीच का है ये है हमारा डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। ये है हमारे एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स 2 आते हैं, दोनों को ही हम पढ़ेंगे, बट पहले यार इन पे हम फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना क्या होता है, हमारे पास होते हैं एस पी डी एफ। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो एस जो हमारे पास सबशेल होती है ना, उसमें हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। पी की मैं बात करूं तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। है ना, ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एफ में टोटल हमारे पास 7 होते हैं ऑर्बिटल्स, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टोटल आ सकते हैं। ये चीज आई होप क्लियर हो। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया 1 to 10 वाला, क्यों आया? समझ गए कि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन क्या है? तो एन हमारे पास शेल नंबर होता है, सिंपली इट इज द पीरियोडिक नंबर। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पीरियड्स है ना, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, तो ये है पीरियड का क्या नंबर है। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, जो 4th पीरियड वाली हमारी सीरीज है वो पहली सीरीज होगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 4 होगी, विच मीन्स 4s2, एंड यहाँ पे n-1 आएगा, यानी कि 4-1 यानी कि 3। सो 3d 1 to 10 ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा ये वाली सीरीज के लिए जो हमारी 4th वाली है। ठीक है, यानी कि पहली ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आ गया? तो आई होप यार ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी इसकी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2n-1d 1 to 10 क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑफबाउज रूल, ऑफबाउज प्रिंसिपल हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस ऑर्डर में फिल होते हैं। सबसे पहले 1s वाली सबशेल में, ठीक है, फिर 2s, फिर 3s, फिर 2p, फिर 4s, फिर 3p। ठीक है, सॉरी 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर हमारे पास 3d। ठीक है, तो ये हम लोगों को लर्न करना है, एंड इसके अकॉर्डिंग ही सबसे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर हमारे पास 3d में आएगा। तो आई होप यार ये चीजें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो बस इतना ही है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं। तो डिस्कस तो कर लिया है कि जो हमारे पास 3 to 12 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं, बट इन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? सो ट्रांजिशन एलिमेंट हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना वो डी ऑर्बिटल में फिल हो रहा है। ठीक है, तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह देंगे। बट कुछ ऐसे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, जो कि है जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भैया ये ना हमारे लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं। देखो यहाँ पे खत्म हो रही है ना डी ब्लॉक वाली सीरीज, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये लास्ट में आ रहे हैं। तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो डी ब्लॉक है ना वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी कि इनका कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 10 होगा, यानी कि d वाला जो हमारा सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। क्या ये चीज समझ में आई? इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे सिर्फ उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, एक और रीजन होता है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना देखो
ट्रांजिशन हो रहा है। आप लोगों को पता है यहाँ पे सारे मेटल्स होते हैं, यहाँ पे सारे क्या है, नॉन मेटल्स है ना। सो ट्रांजिशन हो रहा है एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के टूवर्ड्स, यानी कि मेटल से नॉन मेटल के टूवर्ड्स, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। आई होप यार ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ सकता है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह रहे हैं, फिर भी ये डी ब्लॉक में क्यों आए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो डी वाले ऑर्बिटल में ही फिल हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बट ट्रांजिशन नहीं कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि इनको ट्रांजिशन क्यों नहीं कहते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। पहली वाली क्या है, 3D, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसके लिए n की वैल्यू 4 होती है, यानी कि 4th पीरियड से ये शुरू हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्कैंडियम आता है और स्कैंडियम से जिंक तक ये हमारी सीरीज चलती है। फिर सेकेंड वाली जो है वो हमारी 4D सीरीज होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो यट्रियम से कैडमियम तक है। उसके बाद देखो थर्ड वाली है, तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 7 होगी फोर्थ वाले के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमारी सारी सीरीज है। तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये तो समझ में आ गया ना कि तो जो हमारे पास 3D ट्रांजिशन सीरीज है वो 4th पीरियड से क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है और n-1 d की पावर 1 to 10 है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारे पास 3 ही आएगी। सो 3D ट्रांजिशन सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम द पीरियड 4। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को किस तरीके से करना होता है वो देख लो। तो सबसे पहले तो यार इसमें लर्न आपको क्या क्या करना है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए जिंक तक। ठीक है, मैंने गैलियम तक कर दिया, जिंक तक आपको ये सारे एलिमेंट्स लर्न करने हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लर्न करोगे चलेगा, बट ये लर्न होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 21 से शुरू हो रहा है और 30 तक आपको ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, अब देखो वैसे तो हम 1s2 2s2 इस तरीके से करते हैं ना, बट क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले वाली जो भी नोबल गैस होती है उसको कंसिडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कि इससे पहले क्या आ रहा है, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, कंप्लीट है। तो इसका तो सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 3, है ना। तो अब किस में जाएंगे, हमें पता है 4s और 3D में ही जाएंगे। सबसे पहले 4s में जाते हैं, सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, 1 बचा, सो वो 3D में चला गया। सो इस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ठीक है, फिर टाइटेनियम का करेंगे तो यहाँ पे 3D2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप किसी का भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है, और कॉपर का होता है 29। यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करोगे, जनरली क्या होता है, पहले हमारी ये वाली फिल होती है 4s2 3D4, इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, क्योंकि पहले तो 4s फिल होती है ना, जब वो कंप्लीटली फिल होगी तभी जाके तो 3D में जाएगा। बट यहाँ पे 4s1 है और 3D5 है, और यहाँ पे 4s1 है 3D10 है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो D में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 10, है ना, और आधे कितने होंगे इसके, 5 होंगे ऑब्वियसली। तो जो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, दे आर मच मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे 4s2 3D4 ना होके कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3D5। आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी कि हमारे पास जो कंप्लीटली या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं। सो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, D में चला गया, और 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे, एक चला गया 3D में। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज क्लियर है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर से रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सो जितने भी हमारे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सारे के सारे मेटल्स हैं, है ना, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भैया, ऑब्वियसली हाई होगा। क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है यहाँ पे। इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन आएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आखिरकार होता क्या है। सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो एनर्जी होती है जो कि इस मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें रिक्वायर्ड रहती है। अब क्योंकि ये मेटालिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। एक और रीजन यहाँ पे ये है कि हमारे पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो भी हम लोग रीजन डिस्कस करेंगे ना, उसके पीछे का रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कुछ अगर नहीं याद आ रहा है, डी ब्लॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख के आ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम में यही रीजन होता
है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड का क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने कहा ना कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यानी कि अनपेयर्ड का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही वहां पे इलेक्ट्रॉन है। आई होप यार ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ns और n-1d ऑर्बिटल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, प्लस यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब एक मैं कोई भी सीरीज की बात करूं, जैसे मैं 3D सीरीज ले सकती हूँ, 4D सीरीज ले सकती हूँ, उसमें जो फोर्थ एलिमेंट होता है, जैसे कि 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्रोमियम है फोर्थ एलिमेंट। इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप लोग देख सकते हो, ये एक्सपेक्टेड है, ये ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्व्ड डिफरेंट सिर्फ क्रोमियम और हमारे कॉपर में होगा, जिसका रीजन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। चलो अब देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है, पहले तो क्या होता है, पहले वो इंक्रीज करता है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, उसके बाद क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ना बहुत ही सिंपल है कि पहले क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा होता है, फिर वो घटने लगता है। अब कैसे घटता है भैया, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, तो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं वेनेडियम ले लेती हूँ, ठीक है। 3D की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे 5 होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 3D3 लिखा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ कॉपर में। कॉपर में क्या है, 3D10 है। चलो कॉपर भी छोड़ो, निकिल को पहले हम ले लेते हैं। तो निकिल की जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 3D8। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये 5 फिल होंगे, ठीक है। उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पेयरिंग हो गई। तो अनपेयर्ड कितने बचे, 2 ही ना। यहाँ पे देखो अनपेयर्ड कितने थे, 3। यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 5 है अनपेयर्ड हमारे पास। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बेसिकली जो नंबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। पहले तो बढ़ रहा है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, बट फिर क्या हो रहा है, देखो घटने लग जा रहा है ना। यहाँ पे जिंक के पास तो 0 होंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है और फिर घटने लगता है। तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। चलो इसके बाद आ जाते हैं एटॉमिक रेडियाई पे। एटॉमिक रेडियाई आप लोगों को पता है, न्यूक्लियस से जो भी आउटर मोस्ट शेल है उसकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को एटॉमिक रेडियाई हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये पहले तो घटती है, क्यों घटती है, क्योंकि हमें पता है जब एक पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमेशा एटॉमिक रेडियस घटती ही है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? देखो हम एक ही पीरियड में जा रहे हैं ना, यानी कि जो शेल नंबर है वो सेम होगा। जैसे कि n = 4 है, तो एक पीरियड में n = 4 ही होगा, यानी कि 4 ही शेल्स वहां पे मौजूद होंगी, ठीक है। काफी लॉजिकल चीज है। अब होता क्या है, n तो सेम है बट एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में ना। सो यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। अपनी ओर को खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, वो पास आने लगेंगे। पास आने लगेंगे तो क्या होगा बताओ, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है कम होगी ना, क्योंकि वो सिकुड़ रहा है, वो और नजदीक आ रहा है। इसीलिए हमारे पास एटॉमिक रेडियाई जनरली क्या करती है, डिक्रीज करती है। बट यहाँ पे क्या होता है, पहले तो डिक्रीज करती है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा वीक होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये है 3D वाला ऑर्बिटल, ठीक है। फिर बाहर क्या है, 4s है, सब शेल बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये मान लो न्यूक्लियस है, तो 3D के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक शील्ड की तरह एक्ट करते हैं, ताकि ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट ना कर सके। अगर इसकी शील्डिंग पावर अच्छी होगी तो उस केस में तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इसकी वीक शील्डिंग पावर है तो क्या करेगा भैया, वो इजिली सिकोड़ लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है, या फिर हम कहें डिक्रीज करती है, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होता है, फिर बढ़ने लगती है। बढ़ने क्यों लग रही है, सेम रीजन जो अभी मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट के लिए बताया था। अब हो क्या रहा है, पेयरिंग शुरू हो गई है। पेयरिंग शुरू हो गई है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन साथ में है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन साथ में होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन ना। दोनों में नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो भैया दूर दूर जाएंगे ना। पास पास आ रहे थे पहले तो किसके, न्यूक्लियस के, अब दूर दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो साइज इंक्रीज होगा तो वही तो एटॉमिक रेडियाई है।
तो आई होप यार ये चीज क्लियर है। चलो, आयनिक रेडिया में भी हमें सेम चीज देखने को मिलती है जो मैंने अभी एटॉमिक रेडिया में आप लोगों को बताई है, ठीक है। जो स्कैंडियम है उसके अलावा सारे ही M2 प्लस टाइप का आयन बनाते हैं, बट स्कैंडियम सिर्फ Sc3+ वाला ही आयन बनाता है, इसके अलावा और कोई आयन ये नहीं बनाएगा, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड रहती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। हमें पता है जनरली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड को क्या है, हमारे मेटल्स है। मेटल्स तो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे से इलेक्ट्रॉन को निकालो, बट नॉन मेटल्स क्या कह रहे हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना। वो कह रहे हैं मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन देना नहीं है। तो अगर मुझे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बट ये तो खुद ही देना चाह रहा है, तो यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। क्रोमियम और कॉपर की बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि भैया इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। यहाँ पे हमने कहा D10 या D5 टाइप का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये चाह रहे हैं कि हम स्टेबल रहें। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उनके पास, तो ये चाह रहे हैं हम स्टेबल रहें। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इनकी स्टेबिलिटी तो चली जाएगी ना। तो इसीलिए इनमें से बेसिकली अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा होती है। क्लियर है? चलो, इनकी जो वैल्यू है ऑब्वियसली S और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच की ही होगी, क्योंकि इनकी क्या है, S ब्लॉक एलिमेंट्स की काफी कम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इधर पे काफी ज्यादा है, तो इनकी मिड में होगी, मॉडरेट होगी, ठीक है। चलो, अब ये मेटल्स है तो मेटालिक प्रॉपर्टीज तो होंगी ही। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब कि हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ये लस्ट्रस होते हैं यानी कि शाइनी होते हैं। सोनोरस होते हैं यानी कि साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये सारे सॉलिड्स होते हैं, बट सिर्फ मरकरी जो है वो हमारे पास लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जितनी प्रॉपर्टीज है सारी ही आ जाएंगी। और जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इन तीनों में ही वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि भैया वही सेम रीजन है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, ये कंप्लीटली फिल्ड है। इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। चलो, इनको हम कॉइनेज या फिर करेंसी मेटल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हम लोग कॉइन्स बनाते हैं। वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है उसमें NS के इलेक्ट्रॉन्स और N-1D दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है। सो दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी और ये वाले भी। तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये फिर दे सकता है बाहर, है ना। तो देखो यहाँ पे +2, +3, +4, +5, +6, +7 बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये लोग शो कर सकते हैं। मैंगनीज जो है वो मैक्सिमम हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कैंडियम हमने देखा सिर्फ Sc3+ ही शो करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिमिलरली जिंक भी Zn2+ ही शो करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अगर हमारे पास लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपको पता है वहां पे आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को सिंपली डोनेट कर रहा है। बट अगर हमारे पास ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपको पता है वहां पे क्या हो रही होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होगी, इसीलिए वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 भी हो जाती है, ठीक है। +1, +2 तो हमने सुना ही था, बट 0 भी हो सकती है, जैसे कि ये वाले कंपाउंड्स, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, इनको हम कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डोनेट करते हैं। बेसिकली डोनेट भी एक गलत वर्ड है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली डोनेट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली डोनेशन तो इन्हीं से हो रहा है, बट जो शेयरिंग हो रही है ना वो इन दोनों की ही हो रही है। देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, गिव एंड टेक, कि भैया सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने क्लोरीन से कहा चल भैया तू ले ले, तो इसने डोनेट कर दिया पूरा। कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग, कि भैया ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये तेरा है, चल आपस में आके शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, बट ये ही दे रहा है इसको, बट आपस में दोनों ही शेयरिंग कर रहे हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है। इसको डिटेल में अगले चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो,
अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे आ जाओ तो ये हमारे पास मैग्नेटिज्म शो करते हैं। जैसे कि आपको पता है 3 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक, फिर होता है पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो यहाँ पे जनरली ये पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होते हैं। फेरोमैग्नेटिक का मतलब है जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल। पैरामैग्नेटिक जो कि उतना स्ट्रांगली नहीं बट स्टिल अट्रैक्ट होगा। डायामैग्नेटिक जो कि मैग्नेटिक फील्ड की जहां भी डायरेक्शन है ना उसके ऑपोजिट को मूव करेगा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रिपेल करेगा, ठीक है, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिज्म शो करेंगे एंड ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसको डिटेल में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, हमारा पूरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर ही है वहां पे, ठीक है। तो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर मैं जिंक की बात करूं तो क्या वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं ना। तो विच मीन्स मुझे खुद बताओ जिंक कैसा होगा? क्या वो पैरामैग्नेटिक होगा? नहीं। क्या वो फेरोमैग्नेटिक होगा? नहीं। तो वो कैसा होगा? तो वो होगा डायामैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आपको सिंपली देखना है कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर है तो वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इनके अलावा और कोई फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा, सिर्फ पैरामैग्नेटिक ही आप उसको कहोगे। अगर सारे के सारे पेयर्ड है, ठीक है, अनपेयर्ड कोई है ही नहीं, तो वो डायमैग्नेटिक होगा सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो दिस इज दी फॉर्मूला, म्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है √n × n+2 n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल में देती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के केस में पेयरिंग हो रखी है, बट ये 3 बचे हैं ना, सो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मत लिख देना वहां पे, ठीक है। चलो आई होप यार ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो फिर अब इसको हम स्पिन ओनली फॉर्मूला भी कहते हैं। मे बी 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली हमने ये आयंस का कॉन्फिगरेशन लिख रखा है। तो भैया आयन का कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल। पहले जैसे स्कैंडियम है, ठीक है, उसका लिख दो। तो हमने अभी देखा था यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि 4s2 3d1 होगा। अब अगर Sc3+ की मैं बात कर रही हूँ तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ना, तो यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। सिमिलरली Ti3+ का आप कर लो तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। सो √1 × 1+ क्या था यहाँ पे 2, तो ये पुट कर दो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे सो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन आएगी। बोहर मैग्नेटॉन इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। नाउ ये वैल्यू वैसे तो जनरली आपको रटनी नहीं होती है, बट आपको रटनी है तो आप रट भी सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पे ये सारी हमारे पास वैल्यूज हैं कि अगर हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सो ये वैल्यू आएगी, 3 है तो ये है। आप खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो, रटना चाहो तो रट भी सकते हो, वैसे मैंने नहीं रटा था, ठीक है। चलो तो आई होप यार ये चीजें क्लियर है। यहाँ पे देख लो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो विच मीन 0 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। बाकी सारे क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। चलो अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। सो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, या फिर मैं कहूं कि हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वही कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं जो अभी मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते क्यों हैं? क्योंकि जो मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उनके पास खाली यानी कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो लिगेंड्स है, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो उनके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो लिगेंड्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे पानी आपको पता है इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अमोनिया के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड नहीं सॉरी लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर होता है। लोन पेयर आप लोगों को पता है क्या होता है? जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बट ये जो हमारे पास 2 पेयर हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, इनको हम लोन पेयर कहते हैं, अनपेयर्ड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट कर देते हैं, एंड इसी वजह से ये लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बना पाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स कहते हैं। ये एनायनिक है। कुछ हमारे पास कैटायनिक लिगेंड्स भी होते हैं जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। चलो तो इस टाइप के हमारे कुछ ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, अगले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, ये हमारा डायरेक्शनल होता है नेचर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एरो दिख रहा है, ये एरो हमें क्या बता रहा है, ये एरो हमको बेसिकली, अरे खुल जा, तो एरो हमको बेसिकली ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो लिगेंड है ना, इलेक्ट्रॉन तो इसी का है, बट ये इसको दे रहा है, ठीक है, एंड ये दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, इसकी शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो
एंड इसकी वजह से इसकी डेफिनेट ज्योमेट्री भी होती है। क्या ज्योमेट्री होती है, क्या स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। देन ये कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं। अगेन सेम रीजन, क्यों बनाते हैं, क्योंकि भैया इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है, जैसे मान लो ये मेरे पास कंपाउंड है, इसमें ना कोई लाइट पड़ी, लाइट का एक पर्टिकुलर कलर होगा, ठीक है, जो इसने एब्जॉर्ब करा होगा। अब होगा क्या, जनरली हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना 5, ये क्या क्या है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, यानी कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, इनकी सेम एनर्जी है, इनके पास क्या है, सेम एनर्जी है। बट जैसे ही लाइट पड़ी, अब क्या हो जाता है यहाँ पे ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये मैम क्या होती है, चिंता मत करो, अगले चैप्टर में सब कुछ पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है। अभी बस ये समझो कि स्प्लिट हो जा रहे हैं 2 पार्ट्स में, 2 तो ऊपर चले गए और 3 नीचे रह गए, ठीक है। इसको हम T2G कह रहे हैं, ऊपर वाले को EG कह रहे हैं। ऊपर वाले के पास ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी है, नीचे वाले के पास कम एनर्जी है। पहले तो ये डीजेनरेट थे, सेम एनर्जी थी, बट अब क्या हुआ, ऊपर वाले के पास ज्यादा है, नीचे वाले के पास कम है, ठीक है। अब देखो, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होके कहाँ चले जाएगा, ऊपर पे। इसने जो भी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करा होगा, ऊपर जाके ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी कि अगर उसने पर्पल को एब्जॉर्ब करा होता तो ऊपर जाके वो येलो कलर दिखाता, ठीक है। सिमिलरली ग्रीन करा होता तो ऊपर जाके रेड कलर दिखाता। सो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही मतलब है। और अगर मान लो क्या होगा देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड ये सबके सब क्या है, फील्ड है, सबके सब फील्ड है, विच मीन्स क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ये कलर फिर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं जो कि लाइट एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, एक्साइट होगा, तो कलर भी नहीं देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया रीजन क्या है कि ये कलर्ड कंपाउंड्स बना रहे हैं। रीजन वही है, सिंपल सा, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर कलर की, और ऊपर जाके एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ये इम्पार्ट करता है, ठीक है। अब देखो Sc3+ है, Zn2+ है, ठीक है, Ti4+ है, ये हमें कोई कलर नहीं दिखाते ये आयन। क्यों, क्योंकि भैया इनके पास तो खाली है कुछ है ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। या फिर ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड है तभी भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है ना, तो विच मीन्स इसीलिए कलर हमें नहीं शो कर पाते हैं। बाकियों के कलर हैं, Cu2+ का आपको पता है ब्लू होता है, Ti3+ का पर्पल होता है, ऐसे ही बाकियों के भी कलर्स होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। अब आ जाओ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में। ये जो हमारे कंपाउंड्स है ना, ये बहुत ही अच्छे बढ़िया से कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। खुद वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका काम बस इतना है कि भैया इस रिएक्शन को मैं फास्टर रेट पे करा दूं, बस इतना ही काम है उसका, जिसको हमने हमारे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा भी है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़ा है, दैट इज एडसॉर्प्शन, क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री में था और वो तो अपना डिलीट हो गया है। तो कैटलिस्ट ना एडसॉर्प्शन की वजह से ही अपना जो इफेक्ट है वो दिखा पाते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो कैटलिस्ट होते हैं ना, ये अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे एडसॉर्प्शन होता है। एडसॉर्प्शन का सिंपली मतलब है कि जैसे ये मेरे पास एक सरफेस है ना, तो सरफेस पे आके पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसका मतलब है एडसॉर्प्शन, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू दैट क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कैटलिस्ट हैं, ये अपने सरफेस को प्रोवाइड करते हैं सो दैट यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है ना वो एड्सॉर्ब हो सके एंड फर्दर एक इंटरमीडिएट बना सके। इंटरमीडिएट तो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया है ना, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा था, आर्हेनियस थ्योरी जब मैं बता रही थी। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं, फर्दर वो अनस्टेबल होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ना। जैसे कि देखो A और B मेरे पास क्या थे, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, अब ये C है कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक इंटरमीडिएट सा बनेगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बन रहा है। अब ये होता है अनस्टेबल, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये मेरे को प्रोडक्ट इसने दे दिया, और कैटलिस्ट क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो मेरे पास मेटल्स है ना, ये अपनी लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं सो दैट रिएक्टेंट्स जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से एड्सॉर्ब हो सके, इसीलिए ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्योंकि ये बना पा रहा है ना इजीली, इंटरमीडिएट बना, जितनी जल्दी इंटरमीडिएट बनेगा उतनी जल्दी मेरा प्रोडक्ट भी मेरे को मिलेगा। और इंटरमीडिएट जल्दी कौन बनाएगा, जो कि इजीली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, सिंपल, ठीक है। प्लस एक और रीजन है कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसकी वजह से अच्छे कैटलिस्ट की तरह ये एक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप यार ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि
अमोनिया को जब हम बनाते हैं तो हम आयरन और मोलिब्डेनम यहाँ पे यूज करते हैं, हेबर्स प्रोसेस इसको हम कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम प्रिपरेशन करते हैं जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, सो वहां पे भी देखो वेनेडियम ऑक्साइड का हम यूज कर रहे हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है मेरे पास, ये सारे के सारे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो हैं, तो विच मीन्स ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, और रीजन क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी ये बनाते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का सिंपली मतलब है कि देखो हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी पढ़ ली है ना, वहां मैंने तुम लोग को बताया था कि इस तरीके से हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में सोच सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो है। अब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ स्पेस भी तो बच रही है ना यहाँ पे। अब ये स्पेस में ना एक चोर बैठ जाता है। अब वो चोर है क्या? वो चोर है हमारा नॉन मेटल, कि ये मेरे पास मेटल के क्या थे, हमने कह दिया भैया उसके एटम्स हैं। अब बीच में जो भी खाली स्पेस दिख रही है वहां पे ये जो हमारे नॉन मेटल है ये आके बैठ जा रहे हैं, एंड इसी की वजह से एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। वेरी सिंपल, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब ये होता है जो बीच की वैकेंसी है, जो खाली स्पेस है, उसी को हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, ठीक है। तो वो आके बैठ जा रहे हैं नॉन मेटल्स, तो उसी की वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब ये हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना क्यों रहे हैं? तो उसका भी भैया सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे जनरली हमें पता है बहुत सारे डिफेक्ट्स भी होते हैं मेटल्स में, जो कि हम सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले थे, बट हमारे सिलेबस में है नहीं, तो अब हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, प्लस यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये मेटल्स एग्जिबिट करते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, ये जो हमारे नॉन मेटल्स हैं ये ट्रैप हो जाते हैं कहाँ पे? वैकेंसी पे, इंटरस्टिशियल साइट पे, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेट बॉन्ड नहीं मौजूद होता है बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये ना ही आयनिक है और ना ही ये कोवेलेंट है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब ये नॉन मेटल आके बीच में कहीं घुस जाते हैं ना, सो ये पूरा जो लैटिस साइट होती है हमारे मेटल की, या जो पूरा इनका स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, खराब कर देता है, जिसकी वजह से इसका काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, ठीक है। ये अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल तो है ही यहाँ पे, एंड ये केमिकली इनर्ट रहते हैं। इनर्ट यानी कि नॉन रिएक्टिव, ये केमिकल रिएक्शंस नहीं शो करेंगे, ठीक है। चलो अब ये एलॉयज भी बनाते हैं। एलॉय तो हम लोगों ने पढ़ ही रखी है। एलॉय क्या होती है? सो ये हमारे पास एक होमोजेनस मिक्सचर होती है, एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल का, या फिर मल्टीपल मेटल्स का, ठीक है। जैसे कि आयरन के साथ हम कार्बन ले लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। आयरन के साथ क्रोमियम और निकल ले लेंगे तो स्टेनलेस स्टील कहेंगे। तो ये हमारे पास एलॉयज होती हैं। अब ये एलॉय क्यों बनाती हैं? क्योंकि भैया ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका सिमिलर साइज है, ठीक है। अब सिमिलर साइज है तो इजीली क्या होगा, अगर देखो ये और ये सेम साइज है तो ये आके इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे एलॉय बन गई। एलॉय में यही तो हो रहा है ना कि दोनों को हम पिघला रहे हैं, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं। अब ये जुड़ तो तभी पाएगा जब दोनों का साइज सेम होगा। अगर एक इतना है एक इतना है तो क्या ये इसको जाके रिप्लेस कर पाएगा? नहीं ना। तो इनका बिकॉज सिमिलर साइज है तो ये इजिली एक मेटल का जो एटम है वो दूसरे मेटल के एटम को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ और भी हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि हमेशा हायर ही रहता है देन द पेरेंट मेटल, विच इज नॉट ट्रू। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम भी रह सकता है एज द पेरेंट मेटल, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कौन कौन से मेटल्स का हमने एलॉय बनाया हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद इनकी ऑक्साइड भैया कैसी कैसी बन सकती है? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑब्वियसली ऑक्साइड भी अलग अलग टाइप की बन पाएंगी। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो उस केस में बेसिक ऑक्साइड बनती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो एसिडिक ऑक्साइड बनती है, और अगर मिड वैल्यू है तो एम्फोटेरिक बनेगी। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि ये एसिडिक नेचर भी दिखाएगी और ये बेसिक नेचर भी दिखाएगी। जब एसिडिक नेचर दिखाएगी तो बेस के साथ रिएक्ट कर सकती है, जब बेसिक नेचर दिखाएगी तो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर हम पढ़ेंगे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन इसकी हम करते हैं क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर एक कॉम्बिनेशन होता है आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का, जिसके कॉम्बिनेशन को हम FeCr2O4 भी लिख सकते हैं। सो इट इज द क्रोमाइट ओर। सबसे पहले इस क्रोमाइट ओर को मैं सोडियम क्रोमेट में चेंज करती हूँ। देखो क्रोमेट क्या होता है? CrO4 2- और Cr2O7 2-, ये होता है डाइक्रोमेट, ठीक है। तो यहाँ
पे इसको मैं इसमें चेंज कैसे करूंगी, तो इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के साथ कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट रिमेंबर दिस वाली इक्वेशन, क्योंकि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी जब हम KMnO4 की रिएक्शन देखेंगे ना, तो वहां पे भी सिमिलर रिएक्शन होती है, वहां पे बस हम KOH के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, Na2CrO4 विच इज सोडियम क्रोमेट। अब इस सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। अब इसको मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज करना है ना, तो रिएक्शन हम KCl के साथ करा देते हैं, यानी कि पोटेशियम के एक सॉल्ट के साथ। तो यहाँ पे हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑरेंज कलर रहता है इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पार्शली सॉल्युबल होता है ठंडे पानी में और फुल्ली सॉल्युबल होता है गर्म पानी में, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आप लोगों को पता है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ। सो एक्शन ऑफ हीट, यानी कि जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। सो ये 3 प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका कलर ऑरेंज था, इसका कलर येलो होता है और इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। फिर बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, जो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो ये रिएक्शन हमारे पास होती है, और यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है, ये क्या कहलाती है, दिस इज दी नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है किसी भी कंपाउंड की। अब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन हमें देखने को मिल रहा है, विच मींस ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, K2Cr2O7, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को हम कैसे समझे, जरा सा यार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये वैसे ही खुद ही समझ में आ जाएगी, बट अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, दिस इज Cr2O7 2-, नाउ दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cr3+, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड को भी 7 ऑक्सीजन लाने हैं, जिसके लिए मुझे 7H2O ऐड करना पड़ेगा। अब इस वजह से होता क्या है ना, राइट हैंड साइड को 14 हाइड्रोजन भी तो हो गए, तो मुझे यहाँ पे 14 हाइड्रोजन भी ऐड करने पड़ेंगे। अब हमें बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे चार्ज भी इक्वल करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम है ना, तो यहाँ पे भी 2 क्रोमियम आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम कैसे लाएंगे, 2 लिख देंगे। अब टोटल चार्ज देखो कितना हुआ, इधर पे हो गया +6, इधर पे +14 -2, यानी कि 12। तो यानी कि यहाँ भी मुझे 6 करना पड़ेगा ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो रिएक्शन है ये वाली अपनी, ये हुई है बैलेंस। तो इस तरीके से हमें चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन इसलिए आई है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया था तो अब आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, किसकी, इसकी, जो कि क्या है, हमारा डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करने में, तो इसको समझते हैं। देखो I- को I2 में चेंज करना है, तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पे 2 आयोडीन है ना, तो यहाँ पे भी तो 2 लाने पड़ेंगे, तो इधर पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। अब चार्ज इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -2 का चार्ज है, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करने पड़ेंगे ना, तभी तो यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। तो ठीक है जी, हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाली रिएक्शन को जब मैं देखूं तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो विच मीन्स मुझे इस वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6I- विल बी चेंज टू 6 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, 3I2 + 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन और कहाँ गई, और ये वाली इक्वेशन, दोनों को ऐड कराओ, सो आपको मिलेगी ये वाली इक्वेशन जो कि हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, अगर आपको Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 6 में डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है। फिर इस वाली इक्वेशन को, और कौन सी थी अपनी, ये वाली, ठीक है, इन दोनों को ऐड करा दो, ये ऊपर वाली और ये वाली, तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो H2S को अगर S में ऑक्सीडाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो भी बड़ा सिंपल है। H2S चेंज हो गया H+ और S में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, सो यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। चार्ज टोटल यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूंगी।
अब अगेन मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3H2S, ठीक है, ये हो जाएगा 6H प्लस, ये हो जाएगा 3S प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड करो तो क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन, इट विल बी दिस, ठीक है। आई होप यार समझ में आ गया हो। देन है हमारे पास एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये जो टेस्ट है ना, ये यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्लोराइड आयन, कोई और हेलाइड आयन नहीं, सिर्फ क्लोराइड आयन के डिटेक्शन में ही इसका हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है, कोई भी आप क्लोराइड का सॉल्ट ले लो, जब उसकी रिएक्शन हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जैसे कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें यहाँ पे रेड कलर के वेपर्स देखने को मिलते हैं क्रोमिल क्लोराइड के। ये है हमारा क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। तो डिटेक्ट हो गया कि ये जो भी हमने सॉल्ट ले रखा था ये एक क्लोराइड सॉल्ट था। अगर मान लो यहाँ पे कोई ब्रोमाइड होता या फिर हमारे पास कोई फ्लोराइड होता तो क्या वो ये रिएक्शन दिखाता, नहीं, उस केस में ये रेड कलर के वेपर्स हमको नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो बाकी तो सिंपल है। आगे देखो क्रोमेट आयन क्या है, अभी मैंने बता ही दिया था, ये है हमारे पास CrO4 2- Cr2O7 2- होता है डाइक्रोमेट आयन। स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो अगर आपने सिंगल बॉन्ड ऐसे ले रखा है ना इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, बाहर पे 2- चार्ज दिखाओगे, या फिर आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड यहाँ और बाकी दोनों पे सिंगल बॉन्ड दिखाओगे, और जहां भी सिंगल बॉन्ड है ना वहां पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा। तो दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई सा भी आप बना सकते हो, और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। फिर डाइक्रोमेट आयन की मैं बात करूं, सो यहाँ पे देखो 2 Cr है ऑब्वियसली, सो 2 Cr यहाँ पे आ गए हैं, एक बीच में ऑक्सीजन होता है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 126 डिग्री का होता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी है, सिंगल बॉन्ड अगर शो कर रहे हो तो बाहर पे 2- दिखा दो, या फिर आप लोग डबल बॉन्ड शो करोगे और जो ये 2- है ना, ये 2 ऑक्सीजन पे आप शो करोगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट इसके यूजेस क्या होते हैं, तो एक तो पुलिस यूज करती है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, टू डिटेक्ट की भैया किसने दारू पी रखी है, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी रिएजेंट ये होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा है, अभी हमने देख लिया ये बहुत सारी चीजों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। फिर डाइंग पर्पस में भी इसका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं लैब में, ठीक है। अगर लैब में आप लोगों ने करा है तो आप लोगों को पता होगा। अब आ जाते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट में, विच इज KMnO4। तो ये किससे ऑब्टेन होता है, वो तो क्रोमाइट ओर से हो रहा था, ये होता है पायरोल्यूसाइड से, विच इज MnO2, ठीक है। अब सबसे पहले इसको मैं K2MnO4 में चेंज करती हूँ। ये MnO4 2- क्या होता है, सो ये हमारा मैंगनेट आयन है, ठीक है। मैंगनेट को फर्दर मैं परमैंगनेट में भी चेंज करूंगी, परमैंगनेट आयन होता है MnO4-, ठीक है। तो सेम चीज आपको करनी है, वहां पे मैंने कहा था ना NaOH यूज कर रहे थे, यहाँ पे QH यूज करते हैं, एंड इसको चेंज कर देते हैं हम K2MnO4 में। फर्दर हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं KMnO4 में, यानी कि परमैंगनेट में। कैसे करते हैं, या तो क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, या फिर CO2 के साथ। इजी वाली कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली लर्न कर लेना, ठीक है। तो बस यहाँ पे KMnO4 में डायरेक्टली चेंज हो गया। यहाँ पे हमारे 2 ही स्टेप है, वहां पे 3 स्टेप्स थे, ठीक है। देखो ये आयन है, अभी मैंने बताया, ठीक है। जैसे MnO4 2- है ना, तो यहाँ पे देखो 2 जगह सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे माइनस आ गया। ये है MnO4-, तो एक ही जगह नेगेटिव चार्ज आएगा और बाकी तीनों जगह हमारे डबल बॉन्ड शो होंगे। इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर पर्पल होता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो पर्पल कलर है, देख लिया है, पानी में सॉल्यूबल होता है, कोई स्मेल इसकी नहीं होती है, और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, एंड इवन ये हमारा एक लेबोरेटरी रिएजेंट भी होता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज में, सेम चीज है। इसको भी जब आप हीट करोगे तो आपको 3 प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां पे भी Cr2O3 मिल रहा था ना, जिससे वो प्रिपेयर हो रहा था, यहाँ पे भी MnO2 मिल रहा है जिससे ये प्रिपेयर हो रहा है, और K2MnO4। इसका कलर ग्रीन होता है, ये पर्पल है, और ये ब्राउन ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सेम वही चीज है, एग्जैक्ट सेम वही चीज है। देखो क्या होगा, MnO4-, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होगा Mn2+ में, ठीक है। क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, पहले ये बताओ। नहीं, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये रिड्यूस होता है, ठीक है। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं ना। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। सेम चीज अभी हम ऊपर भी देख रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना, तो ये क्या है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इधर पे 4H2O ऐड कर देंगे।
अब इधर पे 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, सो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन ले आऊंगी। चार्ज देखो इधर पे 7 प्लस का है, इधर पे 2 प्लस का, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स मेरे को जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये चीज यहाँ पे आती है। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने नीचे लिख रखी है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन वो है। अब इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इसीलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस भी प्रोसेस में होता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ना Fe2 प्लस Fe3 में चेंज हो रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इस साइड एडेड था, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ये प्रोसेस क्या है मेरे पास, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन का, बट ये प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन का। इसका रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखो अगेन एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे हमें नेसेंट ऑक्सीजन देखने को मिलता है। सेम वही चीज है। ठीक है, अभी आपका होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करना है। Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में चेंज करेंगे और ये रिएक्शन कैसे आई है ये आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सेम ये हमारा ऑक्सिलेट आयन होता है, इसको हमें CO2 में चेंज करना है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों से हुआ कि नहीं। ठीक है, टाइम स्टैम्प मेंशन कर देना कि येस वी डिड इट। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पहले जैसे मैंने बताया था ना कि किस तरीके से हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग कैसे हो रही है, वो सेम चीज आपको करनी है। सिंपल सी चीज है, देखो 2 यहाँ पे कार्बन है ना, तो पहले यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये बैलेंस हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। फिर आप लोग इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग करो तो इजिली हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे है एक और टेस्ट। जैसे अभी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पढ़ा था, वैसे यहाँ पे एक बेयर्स टेस्ट है जो कि अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहलाता है। इसका सिंपली मतलब है कि हमारे पास ये जो KMnO4 है ना, इसका हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट कि कोई भी कंपाउंड जो है मेरे पास वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अगर अनसैचुरेटेड होगा ना, सो KMnO4 का जो कलर है ना वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, इसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं ले लूं C2H6 जो कि मेरे पास क्या है, इथेन, जो कि क्या होता है, सैचुरेटेड। इसकी रिएक्शन अगर मैं इसके साथ कराऊं ना तो कलर एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मौजूद है। ठीक है, बट यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है क्योंकि इसका यूज हो जाता है इसको ऑक्सीडाइज करने में। ये ऑक्सीडाइज किस में हो गया, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल में। ठीक है, चलो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात हमने अभी पीरियोडिक टेबल में देखा था, नीचे अलग से इनको 2 जगह दी गई है, ऊपर लैंथेनॉइड्स की और नीचे एक्टिनॉइड्स की। ऐसा क्यों? टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर सबको बीच में ही घुसेड़ देते ना तो जगह नहीं बन पाती बाकियों के लिए और अच्छे से दिख भी नहीं पाता। अब क्या हुआ, नीचे शिफ्ट कर दिया है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसीलिए टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनको सेपरेट जगह दी गई है। ठीक है, मोस्टली ये मैनमेड होते हैं या फिर रेडियो एक्टिव होते हैं, नेचर में पाए जाने वाले भी होते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो हमें मैनमेड या फिर रेडियो एक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज है दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय ऑल द एलिमेंट्स ना, क्योंकि ये बीच में है, कहीं S इधर पे P इधर पे D और ये कहीं बीच में आ गए हैं, इसीलिए बिकॉज दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय ऑल दीज S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 2 ही सीरीज है, 4F सीरीज और 5F सीरीज। तो ये हमारे पास ऊपर वाली क्या है, लैंथेनॉइड सीरीज, नीचे वाली एक्टिनॉइड सीरीज है। इसके लिए पीरियड नंबर 6 है, इसके लिए पीरियड नंबर 7 होता है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे ना, दे विल फॉलो द डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि हमारा है लैंथेनम। अब यहाँ पे भी ना एक कॉन्ट्रोवर्सी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लैंथेनम है वो हमारा डी ब्लॉक है, बहुत सारे कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा लैंथेनॉइड ही है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो इस सीरीज का नाम लैंथेनॉइड सीरीज इसीलिए पड़ा है क्योंकि लैंथेनम को फॉलो कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स बाकी। ठीक है, और इसका नाम एक्टिनॉइड इसीलिए पड़ा है क्योंकि एक्टिनियम को फॉलो कर रहे हैं। अब बात रही इसकी, तो ये एक्चुअल में डी ब्लॉक एलिमेंट ही है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो डी ऑर्बिटल में ही फिल होता है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो बाकी जितने लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनके सिमिलर है, इसीलिए कई बार हम इसको एफ ब्लॉक में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे टोटल 14 ही एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि याद है अभी मैंने बताया था F1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 ही आ सकते हैं। तो एलिमेंट्स भी यहाँ पे दोनों ही सीरीज में 14 ही होते हैं। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होगा, n की वैल्यू या तो 6 होगी, n की वैल्यू या तो 7 होगी। ठीक है, जैसे इसके लिए 6 है और इसके लिए 7 है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा D वाला है ना उसमें या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या फिर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा होगा। ठीक है,
देखो लैंथेनॉइड के लिए हमने लिख दिया है ये होगा, क्योंकि n की वैल्यू 6 है तो यहाँ n-2 हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसको हम 4f सीरीज कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ln3+। Ln का मतलब है कोई भी लैंथेनॉइड, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारा सीरियम भी हो सकता है, Pr भी हो सकता है, Nd भी हो सकता है, Gd भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, और जो जनरल इनके कॉन्फ़िगरेशंस है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखे हैं। ठीक है, अब देखो सिर्फ एक यहाँ पे 5D1 आया है, सिर्फ एक यहाँ पे 5D1 आया है, और सिर्फ एक यहाँ पे 5D1 आया है, बाकी सब में देखो 5D0 ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 5D1 क्यों आया है ये भी समझो, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे पास 14 रहे, 14 मतलब फुल्ली फिल्ड, और यहाँ पे देखो 7 यानी कि 14 का आधा यानी कि हाफ फिल्ड। तो यानी कि यहाँ पे क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, हमारे डी वाले में चला जाता है। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब उसके बाद ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग देख लोगे। अब यहाँ पे ना कॉन्फ़िगरेशन आ भी जाते हैं कई बार, किसी के जैसे EU का पूछ लिया जाए तो आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, और इसको लर्न कैसे करना है तो एक मैंने ट्रिक बनाई थी जिससे मैंने लर्न करा था। लेके परदेश नदिया PMSM यूरोप गोल्ड तब दी होप और तुम ये लो। ठीक है, तो यहाँ पे तक आपको ये लर्न करना है। ठीक है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, इसको आप देख सकते हो। दिस इज द ट्रिक जो मैंने यूज करी थी। एक और ट्रिक है जो मैंने यूट्यूब पे किसी मैम की देखी थी, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू गाइज कैन यूज, तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। आई डोंट रिमेम्बर द वीडियो, बट ये स्क्रीनशॉट स्लाइड में था तो आप लोग देख सकते हो। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो। ठीक है, बोथ द ट्रिक्स डजंट मेक एनी सेंस, आई नो इट वेरी वेल, बट अब लर्न करना है तो कर सकते हैं। जैसे मुझे तो इससे लर्न है, लेके परदेश नदिया PMSM यूरोप गोल्ड तब दी होप और तुम ये लो, है ना। तो मेरे को ऐसे लर्न हो गया, भले ही इट डजंट मेक एनी सेंस, बट स्टिल लर्न तो करना ही है ना कुछ ना कुछ। तो या तो इस ट्रिक से कर लो या इस ट्रिक से कर लो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू गाइज हैव टू सी इट योरसेल्फ, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो तो मैंने बता ही दिया है। और Zd क्या है, हमारे पास Zn है, यानी कि उससे पहले वाली हमारी नोबल गैस, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो रहे हैं। जो मेन पॉइंट था कि यहाँ पे 5D1 क्यों है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये थोड़ा तुमको रटना पड़ेगा कि इनके एटॉमिक नंबर क्या है, इनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने हैं, फिर तो आपको आ ही जाएगा जब इनके एटॉमिक नंबर आपको आ जाएंगे तो। ठीक है, चलो अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये कौन सी शो करते हैं, तो जनरली अभी मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा था, ये 3+ वाला ना। सो जनरली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है, बट इसके अलावा ये +2 और +4 भी शो कर सकते हैं जब इनके पास कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि या तो 0 इलेक्ट्रॉन है ना, या फिर 7 है, या फिर 14 है, यानी कि या तो हाफ फिल्ड है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है या फिर फिल्ड ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कुछ ये वाले कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इस केस में हमें +2 और +4 कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली बात, ये सारे के सारे मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव काफी ज्यादा होंगे, एंड इनकी सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी होती है सबकी। इसका रीजन भी अभी हम देखेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। प्रोमीथियम के अलावा कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ एक प्रोमीथियम ही हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है। ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं दैन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा सिल्वरी सॉफ्ट मेटल्स हैं और इजिली ये टार्निश हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका काफी ज्यादा है और ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि रेयरली अर्थ में पाए जाते हैं। इसके अलावा जिन भी लैंथेनॉइड्स में कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, यानी कि या तो हाफ फिल्ड है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है या फिर ये फिल्ड ही नहीं है, उस केस में ही सिर्फ ये हमें कलर्ड आयंस दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में, बिकॉज ये मेटल्स हैं, ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस। अगर ये कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बाइड्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबर्ट होगी, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी ही होती है। और हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हैलाइड बनाएंगे क्योंकि मेटल ही है। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना दिया, नाइट्राइड बना दिया। एसिड के साथ रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। एक्स क्या होता है, हैलोजन, तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करी तो हैलाइड बना दिया। फिर पानी के साथ रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली आपको पता है हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे कार्बाइड बन जाएगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एफ ब्लॉक एलिमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, समझ में आ रहा है ना कि लैंथेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि साइज कम हो रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इस लैंथेनॉइड सीरीज में, तो हमारा जो साइज है, एटॉमिक रेडिया है, वो डिक्रीज करता है। अब क्यों डिक्रीज करता है? एक तो हम लोगों को पता है कि सेम सीरीज है तो ऑब्वियसली पीरियड नंबर सेम है, शेल नंबर सेम है, विच मीन्स बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। अब एक और रीजन यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि हमारे पास ये जो 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं, तो इजिली जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो इनको अट्रैक्ट कर लेता है। सो यहाँ पे मेन रीजन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, एक तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला रीजन, ठीक है, एक तो हमारा वो हो गया। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो ये है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है 4f ऑर्बिटल के, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही घटिया है, इनका बहुत ही वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? सो दो रीजन आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो क्या है ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहली बात, जो हमारे पास सेकंड और थर्ड रो है ट्रांजिशन सीरीज की, उसमें हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, यानी कि रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है। अब देखो जनरली क्या होता है, जब मैं ऊपर से नीचे ग्रुप में जाती हूँ तो आप लोगों को पता है ग्रुप में क्योंकि हमारे पास शेल्स बढ़ती है ना, तो हमेशा साइज इंक्रीज करता है, इंक्रीज करना ही चाहिए। बट हम लोग देखते हैं कि जो जिरकोनियम है, जो कि पीरियड 5 में आ रहा है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो हैफनियम है हमारे पास, ये पीरियड 6 में आ रहा है, इन दोनों का साइज जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जबकि उससे पहले वाली अगर मैं देखूं, जैसे कि मेरे पास स्कैंडियम है, यूट्रियम है, लैंथेनम है, इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो भैया किस वजह से हो रहा है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा इधर पे आओ, यहाँ पे समझो जिरकोनियम और हैफनियम। अब देखो हैफनियम क्या है, यहाँ पे आ रहा है ना लैंथेनॉइड के बाद, तो इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही क्या हो रहा है, इसका साइज सिकुड़ गया, छोटा हो गया। तो यानी कि इन दोनों का साइज क्या रह गया, ऑलमोस्ट सिमिलर। जबकि अगर मैं इनको कंपेयर करूं, अब इनके साइज में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ग्रुप चेंज हो रहा है, ग्रुप चेंज हो रहा है तो शेल बढ़ेंगी, शेल बढ़ेंगी तो साइज भी बढ़ेगा। बट इन दोनों का जो साइज है वो मुझे सिमिलर देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है? रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर हो गया है। उसके बाद जो लैंथेनॉइड्स हैं उनमें हमें सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि भैया अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है। सिमिलर साइज है तो बाकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, जिसकी वजह से इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। रिसेंटली तो काफी सारे मेथड्स ऐसे निकले हैं जिनकी हेल्प से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, बट पहले तो ये सेपरेट नहीं हो पाते थे, ठीक है। देन बेसिसिटी डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ है ना, जो हाइड्रोक्साइड्स इनके बन रहे हैं, ठीक है, जिसको मैं LnOH3 के फॉर्म में लिख रही थी अभी ऊपर, है ना, देखा था हमने, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो डिक्रीज कर रही है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सो इनकी जो स्ट्रेंथ है इन हाइड्रोक्साइड्स की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस वजह से? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है या फिर हार्डनेस बढ़ रही है, विच इज अ गुड साइन ऑल्सो। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भैया साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो हार्डनेस भी ज्यादा होगी। हार्डनेस का लिखा है ये रहा, तो हार्डनेस भी ज्यादा होगी ही, ठीक है। चलो अब इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक आता है यहाँ पे विच इज मिश मेटल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ना काफी अच्छे एलॉयज बनाते हैं, जितने भी लैंथेनॉइड्स है ना इनका हम बहुत ही अच्छी और हार्ड एलॉयज बनाने में यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल है मिश मेटल। मिश मेटल में हम एक तो लैंथेनॉइड मेटल लेते हैं मैक्सिमम, और इसके अलावा हम थोड़ा बहुत आयरन भी ले लेते हैं, और कुछ हम सल्फर, कार्बन, ये इनके छोटे मोटे अमाउंट हम डाल सकते हैं, ठीक है। जब हम इस मिश मेटल का 3% ऐड करते हैं किसमें, मैग्नीशियम में, तो इसका हम यूज करते हैं जेट इंजन पार्ट्स में। जेट इंजन पार्ट में हम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्ड चीज यूज करेंगे, तो समझ गए होंगे कि इनके जो एलॉयज होते हैं ना लैंथेनॉइड्स के, कितने ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द कवर ऑफ बुलेट्स, ठीक है, लाइटर फ्लेम्स जो है हमारे,
तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये वाला एलॉय, ठीक है। इसके अलावा इनके जो कुछ ऑक्साइड्स हैं इनका हम कैटलिस्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और कैटलिस्ट आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्टिनॉइड्स में। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ही छोटू सा है, तो इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं, थोरियम से शुरू हो रहे हैं और लॉरेंशियम पे एंड हो रहे हैं। यूरेनियम के बाद जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं या फिर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, और इनको हम मैन मेड एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि नेचर में फिर नहीं पाए जाते हैं यूरेनियम के बाद वाले, ठीक है। ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम मैन मेड कह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ऊपर जेनन आया था, यहाँ पे रेडॉन वाली गैस आएगी, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +3 होती है, अगेन सेम, वहां पे +2 या +4 भी आ रही थी लैंथेनॉइड में, बट यहाँ पे +4, +5, +6 यानी कि लैंथेनॉइड से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो +4 ये शो कर रहे हैं, +6 ये शो कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी सारे तो +3 शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है जी। अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये सारे के सारे मेटल्स हैं, सिल्वरी या ग्रे होते हैं और इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, बट लैंथेनॉइड से कम होता है। फिर ये ऑक्साइड बना सकते हैं, हेलाइड बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस बना सकते हैं, ज्यादा ये रिएक्टिव होते हैं लैंथेनॉइड से, और ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। सेम वही चीज है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी वही चीज है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ के, 5f ऑर्बिटल के, क्योंकि हम एक्टिनॉइड की बात कर रहे हैं ना, तो हम 5f ऑर्बिटल पे आ जाएंगे। सो इनके जो इलेक्ट्रॉन है इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इनका और भी घटिया है। 4f के इलेक्ट्रॉन का जो भी शील्डिंग इफेक्ट था ना, उससे भी घटिया किसका होता है, 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इसको हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर आपको पता ही है थोरियम है, यूरेनियम है, इन सब का यूज हम न्यूक्लियर एनर्जी में, वेपन्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक्स आ गए हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, बल्ले बल्ले खुश हो जाओ। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस जो कि आ सकता है। तो सबसे पहली बात, इसमें 4f ऑर्बिटल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें 5f में जा रहा है। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है, या फिर हम कहें जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं शो करते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, विच मीन्स इनके जो मोस्टली हमारे लैंथेनॉइड्स के आयंस वगैरह हैं वो कलरलेस रहते हैं, बट ये जनरली कलर्ड होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सोकेटाइंस नहीं बनाते हैं, बट ये ऑक्सोकेटाइंस बनाते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा था +3 है, बट इसके अलावा +2, +4 ये शो करते हैं। ये भी जनरली +3 करते हैं, बट ये इसके अलावा +4, +5, +6, +7 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमने कहा कि हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वेरी सिंपल। कहाँ से कहाँ तक है, 21 to 112 सॉरी, और ये 57 से 103 तक, ठीक है। ये काफी अबंडेंट है ऑन अर्थ, बट ये लेस अबंडेंट है क्योंकि हमने अभी देखा कि ये हमारे पास मैन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियली जो हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मैक्सिमम शो होती है, और यहाँ पे +3 है। कौन से केस में, इनर ट्रांजिशन, यानी कि लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स दोनों का ही अभी हमने देखा कि ये +3 ही जनरली शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर है ना, ये होता है खत्म। आई होप हर एक चीज तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है सो टाइम स्टैम्प को मेंशन कर सकते हो, पूछ सकते हो, एंड चैट जीपीटी का जरूर यूज करना क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीज है। आप लोग जो भी आपको नहीं समझ में आता ना, उससे पूछो, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करके दे देगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कमेंट्स मिस हो जाते हैं, काफी सारे कमेंट्स आते हैं। सो इन केस ऐसा कोई डाउट है सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए है तो तुम लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम नेम इज स्टडी वेयर हाउस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स की पीडीएफ आपको वही मिलने वाली है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से काफी बेनिफिट हुआ होगा, और अगर हुआ है ना सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि यहाँ पे सारे लेक्चर्स आने वाले हैं केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों के लिए ही। सो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।